ठीक है, जैसा कि कल हमने इस थ्योरम को पढ़ा था, थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है इसके पहले। ठीक, देन उसके बाद हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ सिमिलर सेट्स या इक्विपोटेंशियल सेट या इक्विन्यूमेरस सेट या इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये हमने डिफिनीशन बताया था और ये बोला था अगर दो सेट आपस में सिमिलर होते हैं तो उनको कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम आए थे इफ ए एंड बी आर सिमिलर वी से ए एंड बी हैव सेम पोटेंशियल। थर्ड हम आए थे फाइनाइट सेट क्या होता है। देन हमने बोला फाई इज आल्सो फाइनाइट सेट। देन हम लोग आए ट्रांसफाइनाइट सेट पे, ट्रांसफाइनाइट सेट क्या होगा। उसके बाद हम लोग आए इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैंटस थ्योरम भी। तो ये कैंटस थ्योरम है और कैंटस थ्योरम क्या है, इफ ए बी एनी नॉन इम्पैक्टिव सेट then there does not exist any onto function from a to cos set of a। ये बताइए इसको पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत आई है सेट पे, या क्या काउंटेबल सेट। फिर उसके बाद हम लोग आए कि काउंटिंग प्रोसेस में किसी सेट को कैसे रखते हैं। देन हम लोग आए काउंटेबल सेट, आफ्टर दिस अनकाउंटेबल सेट पे आए। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखा। ठीक है, तो ग्रुप में जो क्वेश्चन मैंने भेजा था क्या अभी वो सॉल्व हुआ कुछ आप लोगों से, कि अभी भेजा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रखेंगे आप लोगों के ऊपर। बट अगर किसी से हुआ नॉर्मली तो बता सकता है। खुशी जी आपसे हुआ, सुदीप और रीमा। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए जो कैंटस थ्योरम इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, देयर आर इनफाइनाइट सेट्स विद डिफरेंट पोटेंशियल। डिफरेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल से मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। हाँ कार्डिनलिटी। ठीक है, तो डिफरेंट पोटेंशियल मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हमको मिलेंगे। अगर से आप लोग यही जान रहे हो काउंटेबल अनकाउंटेबल दो ही टाइप के सेट्स होंगे, उसके ऊपर भी सेट्स है मतलब अनकाउंटेबल ही रहेंगे, बट जो रियल नंबर का क्वांटिनम नंबर है उससे भी बड़ा कोई सेट होगा। ठीक है, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सीधे पावर सेट ऑफ आर बना लो। अभी समझ में आएगा इन सब चीज़ों को कि हम कैसे बोल रहे हैं। एंड सेकंड हमारे पास क्या है, द सिंबल यूज द सिंबल यूज टू डिनोट ट्रांसफाइनाइट सेट्स। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द सिंबल यूज टू डिनोट द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफाइनाइट सेट आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स। ठीक है, लाइक एज एलिफ नल इज अ ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास इससे रिलेटेड थे। तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले जो क्वेश्चन भेजा है उसको सॉल्व कराना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको कुछ रिजल्ट्स लिखने होंगे। इन रिजल्ट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो बताइएगा। नंबर 1, इफ
there does not exist onto function f from a to b, then we say a has less potential than b। ये बताओ, ये वाला लाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को? देन दूसरा हम पूछते हैं, बताइए आप लोग भाई, आ रहा हो तो भी बोलिए, नहीं आ रहा हो तो भी बोलिए। देखिए, ये बोल रहा है अगर से आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलता है ए से बी पे, सच दैट एफ क्या हो जाए, आंटू हो, मतलब ए से बी पे कोई भी आपके पास आंटू फंक्शन मिल ही नहीं रहा है, देन आप उस केस में क्या बोलोगे? आंटू फंक्शन में देखो होता क्या है, आंटू फंक्शन में ये होता था ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यही होता था ना आंटू फंक्शन में। हाँ, और अगर ऐसा हो कि आपके पास कोई भी आंटू फंक्शन ए से बी पे मिल नहीं रहा है, तो उस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि ए की जो पोटेंशियल है, या मैं कहूँ ए की कार्डिनलिटी, वो लेस देन बी होगी, ये कंफर्म है हमारे पास। ठीक है, यही बोला जा रहा है हमारे पास कि अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका नेगेशन समझो, नेगेशन बनाना हमको सीखना होगा ना। नेगेशन इसका ये हुआ हमारे पास, अगर ए की कार्डिनलिटी बी के बराबर होती है या उससे बड़ी होती है, देन हम कम से कम एक आंटू फंक्शन जरूर ढूंढेंगे, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो हम कम से कम एक आंटू फंक्शन जरूर पा जाएंगे। बट अगर एक भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी बी से लेस है। और अगर ऐसी ये केस 1-1 ऐसे हो कि मतलब कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं मिल रहा है ए से बी पे, देन वी से ए हैज मोर पोटेंशियल देन बी, तो ए के पास बी से ज्यादा पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये समझ में आया दोनों स्टेटमेंट? इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ आप लोगों ने सोचा? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए भाई आप लोग, कैसे हम करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्वेश्चन पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन में डिफाइन क्या हो रहा है। तो कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कम से कम ये बताएं, सॉल्यूशन से नहीं मतलब, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है समझ में कितने लोगों को? हाँ ठीक है, तो क्या S1 S2 को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं ना? अब देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, हम लोग पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने का मतलब क्या है हमारे पास, हमको यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है कि इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज फाइनाइट, देन देयर एग्जिस्ट अ 1-to-1 मैप फ्रॉम S2 to S1, S2 से S1 पे 1-to-1 मैप मिलेगा आपके पास, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ 1-to-1 मैप फ्रॉम S2 to B। थर्ड क्या है, इफ बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड ए इज फाइनाइट, देन देयर एग्जिस्ट अ 1-to-1 मैप फ्रॉम B to S1। फिर फोर्थ क्या है, इफ ए इज फाइनाइट
देन H2 इज फाइनाइट फॉर एनी बी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा फिर से समझ लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ए एंड बी आर टू नॉन इम्पिटिव सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो ए और बी कोई दो नॉन इम्पिटिव सबसेट्स हमने ले लिए नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक सेट S1 उसने कंस्ट्रक्ट किया है। S1 इज इक्वल टू क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट f इज 1 1 एंड H2 क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन है फ्रॉम B टू A सच दैट G इज ऑन टू। अब देखो यहां से दो चीजें हमको मिल रही होंगी। अगर सी 1 1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B होगा। ये तो क्लियर होगा। और यहां से भी वही चीज निकल रहा होगा, ऑन टू है, ऑन टू में तो क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। तो दोनों से लगभग सेम चीजें निकल रही हैं बाहर, इतनी चीजें हमारे पास आ रही है। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। देखो हमको प्रूफ तो करना होता है, बट अगर हमको कोई ऑप्शंस दिया है तो सबसे पहले हम एक छोटा सा नंबर लेकर सोचने का काम करते हैं। अगर छोटे से नंबर पे वो डिस्कार्ड हो जाएगा तो हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग स्टार्ट जो करते हैं छोटे से नंबर से करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये हमको दिया है, ठीक है, 2 दिया है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज फाइनाइट। तो अगर मैं ऐसा करूं, ए को 1 2 ले लूं एंड बी को मैं कैसा ले लेता हूं 1 2 3। तो ये अभी हमारे लिए परफेक्ट चॉइस है कि नहीं, ऑप्शन ए के लिए परफेक्ट है ना। देखो ये की कार्डिनलिटी 2 से बड़ी भी हो रही है, सॉरी इक्वल है, 2 की इक्वल है, ये कंडीशन होल्ड हो रहा है। और बी क्या है, बी इसका प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सुपर सेट है, और ये इसका सबसेट है प्रॉपर बी का, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, पहले 1 1 फंक्शन निकालते हैं। 1 1 फंक्शन निकालने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ S1। S1 की कार्डिनलिटी कितनी आएगी बताइए आप लोग। हमने फार्मूला प्रूफ किया था तो क्या होता था बताइए। S1 की कार्डिनलिटी बोलिए आप लोग। हाँ 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा, सही है ना। हेलो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा ना। देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आंसर हमारे पास 6 आएगा। और इसी तरीके से हम लोग बी के लिए जाते हैं। तो अगर हम लोग बी के लिए जाएं तो बी के लिए हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, H2 के लिए मतलब निकालेगा कार्डिनलिटी ऑफ H2। कार्डिनलिटी ऑफ H2 क्या होता था, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू m माइनस वन की पावर r, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बताइए आप लोग भाई, MCR, हाँ m माइनस आर होल टू द पावर n ना। यहाँ पे देखो m क्या है 2 है ना, इसका मतलब हमारे पास समीशन 2 ही बार जाएगा। एक हमारे पास क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2C0, बिकॉज यहाँ पे देखो m की वैल्यू 2 है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे s के लिए, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 2C1
और यहाँ पे क्या हो जाएगा m-1 2-1 की पावर 3। देखो 2c0 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी ना। 1 × 8 - 2c1 2c1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए आप लोग भाई। 2 फैक्टोरियल/1 तो 2 × 1 कर देंगे तभी कितना आएगा हमारे पास 6 आ गया। देखो कार्डिनलिटी ऑफ S1 6 है एंड कार्डिनलिटी ऑफ S2 ये भी कितनी है 6 है। ठीक है, अभी देखो अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो रही है तो इसका मतलब हम लोग इजिली अभी एक 1-1 मैप बना सकते हैं ना S2 से S1 पे। अगर ऐसा होता हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ S2 ग्रेटर देन S1 हो जाए देन हम लोग बोलते कि 1-1 मैप नहीं मिलेगा, यही होता ना। बट अब ये बताओ क्या ये पार्टिकुलर एग्जाम्पल से हम ऑप्शन ए को ट्रू बोल देंगे। एग्जाम्पल से तो हम किसी ऑप्शन को ट्रू नहीं बोल सकते ना, हम लोग एग्जाम्पल से सिर्फ डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये हम आपको बस तरीका दिखा रहे थे कि कैसे सोचना है। अभी मान लो ये इजिली यहाँ पे हो गया, अगर b = मैं 4 लूँ तो शायद हो सकता कुछ दूसरा चेंज आए। यहाँ पे देखो b = 4 करेंगे देन हमारे पास क्या बनेगा ये पे 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। एक के 2 से 2 कैंसिल और कितना आ जाएगा 12 बनेगा ना। बताइए आप लोग। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को। इस केस में देखो ये 12 बन रहा है हमारे पास बट यहाँ पे अगर हम निकालेंगे इसको हमको देखो करना क्या है, हमको ऐसा कुछ करना है कि S2 की कार्डिनलिटी S1 से ज़्यादा हो जाए और हमको जाना बस इसी फार्मूले के थ्रू जाना है। अभी तक 3 था तो अब यहाँ पे कितना बनेगा 4 होगा, तो इसी तरीके से 2c2 तक जाएगा, नहीं 2c1 ही तक जाएगा। समझ रहे हो ना क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ये m-1 तक ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आंसर निकाले तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो क्या हो जाएगा 2c1 की वैल्यू 1 × 2⁴ की वैल्यू 16 और माइनस ये देखो क्या हो जाएगा 2 × 1 तो कितना आ गया 14 आ गया। अब इस केस में देखो क्या हो गया कार्डिनलिटी ऑफ S2 = 14 जो कि ग्रेटर देन है 12 कार्डिनलिटी ऑफ S1। तो बताइए ये चीज समझ में आ रहा सबको कि नहीं यहाँ तक कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम लोग b = 1 to 4 पे गए हैं 1 to 3 से। देखो जितने लोग अगर सबको क्लियर हो रहा होगा तो फिर हमारा बताना ये सबसे बेटर चीज है। तो बताइए आप सभी लोग क्लियर हो रहा है। श्रेया सुदीप रीमा आप लोग बताइए क्लियर हो रहा है ना कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखो देखो अगर मतलब कोई एक स्टेटमेंट हमको डिस्कार्ड करना है या ट्रू करना है, ट्रू करना है मतलब प्रूफ करना है और डिस्कार्ड मतलब कि हमको एक एग्जाम्पल ढूंढना है जो कि उसको गलत कर रहा हो। तो देखो अभी मतलब पहले हमने क्या किया, हमको सोचना कैसे रहता है नॉर्मली। अभी देखो शुरुआत है तो हम आपको सोचना सिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम जो एग्जाम्पल बना रहे हैं वो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कैसे बन रहा है। तो इसीलिए पहले मैंने एक सेट लिया था a = यही था बट b = फर्स्ट केस में 1 2 3 लिया था और यहाँ पे हमने देखा ये मैप हमारा जो था 1-1 बन सकता था बिकॉज कार्डिनलिटी क्या था S1 और S2 की इक्वल आई थी। बट डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड करने का मतलब हमको क्या करना है, ऐसा कुछ लेना है कि कार्डिनलिटी ऑफ S2 ग्रेटर देन S1 हो जाए। अभी वो बताते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो 14 हो गया है, अभी ग्रेटर देन हो गया। अब ये बताओ अगर कार्डिनलिटी ऑफ S2 ग्रेटर देन S1 है, कार्डिनलिटी ऑफ S1, तो क्या यहाँ से इस पे 1-1 मैप मिल पाएगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 1-1 मैप के लिए क्या है सबसे पहली चीज यही है कि लेस देन आर इक्वल टू होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है ना फर्स्ट केस।
हाँ, अब हम लोग देखो आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारे पास क्या है, इफ b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैप फ्रॉम S2 टू b। b इज इक्वल टू, अगर हमने नेचुरल नंबर ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैप फ्रॉम S2 टू b। देखो, हम लोग जो भी चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, हमको एलिमेंट से मतलब ही नहीं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, हमको सिर्फ कार्डिनलिटी से मतलब है, सेट की कार्डिनलिटी से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, S2 को फिर से कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। देखो, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2, ठीक है। और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास, अलिफ नॉट होगा इस केस में, अलिफ नल, अलिफ नल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और जब हम इसको निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा, S2 की कार्डिनलिटी 2 की पावर अलिफ नल माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C1 और 2 माइनस 1 की पावर अलिफ नल, मतलब 1 की पावर अलिफ नल। इसको आप नॉर्मली जाओगे ना तो ये क्या होगा, ये कोई फाइनाइट सेट पे जाएगा, 2 पे जाने का काम करेगा। अलिफ नल टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 2 पे जाने का काम करेगा। और ये कहाँ पे जाएगा, 2 की पावर अलिफ नल, ये किसकी कार्डिनलिटी के इक्वल होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सी की कॉन्टिनम नंबर, ठीक है। और हमने आपको बताया था, अभी हम सोचे थे काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाएगा क्लियर, तो और अच्छे से चीजें आपको समझ में आएगा, बट फिर भी सॉल्यूशन देख लीजिए इसको। तो देखो, सी क्या है, अलिफ नल से बड़ा है। अगर सी अलिफ नल से बड़ा है, दिस इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ S2 इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब बताइए, क्या इससे इस पे वन वन मैप मिल पाएगा, बताइए आप लोग, मिल पाएगा या नहीं, नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी पे आते हैं, इफ b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड a इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट अ 1-to-1 मैप फ्रॉम b टू S1। देखो, हमारे पास ये बोला जा रहा है सी पे, b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर हो, a इज फाइनाइट, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी ले लेते हैं हम, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ 1-1 मैप फ्रॉम b टू S1, यही बोला जा रहा है ना। तो देख लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा इनकरेक्ट लिखते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, पहले तो S1 की कार्डिनलिटी हमको लानी है। S1 की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होगी, बताइए। b अगर नेचुरल नंबर है, b की कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की इक्वल है, और a कोई फाइनाइट सेट है, ये बताइए क्या नेचुरल नंबर से फाइनाइट सेट पे वन वन मैप मिलेगा, इस पे वन वन मैप मिलेगा, आप ही बताइए आप लोग। नहीं, यहाँ पे S1 कैसा हमारा डिफाइन हुआ था, पहले S1 को देख लेते हैं। अच्छा, A टू B वन वन मैप था, इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे, इस पे आते हैं। अभी वॉइस जा रहा है, हेलो, अब कट नहीं रहा है ना। देखो, हमारे पास S1 क्या था, पहले हमको हर एक चीजों का पता रहना चाहिए। S1 हमारे पास क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम A टू B सच दैट इट इज 1-1, यही था ना। तो हम पहले कार्डिनलिटी ऑफ S1 के बारे में बात करते हैं।
तो S1 हमारे पास कैसा सेट होगा, तो देखते हैं S1 के लिए। तो आप लोग ये जानते ही हैं, ये देखो यहाँ पे फाइनाइट दिया है और बी को नेचुरल नंबर लिया है, ठीक है। अगर से ये फाइनाइट है और बी नेचुरल नंबर है, तो मतलब अगर हम ऐसे कहें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी पे कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी होल टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, नेचुरल नंबर की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। अगर से ये फाइनाइट हो, अभी इतना आप लोग समझिए, मानिए अगर से ये फाइनाइट हो और नेचुरल नंबर की पावर में हो, तो जो इसकी कार्डिनलिटी बनेगी ये अलिफ नल के इक्वल बनती है, और कार्डिनलिटी ऑफ S1 इज लेस देन अलिफ, मतलब क्या होगा इससे, कार्डिनलिटी ऑफ बी होल टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, इससे छोटा होगा, बट बड़ा किससे होगा, बड़ा तो इससे होगा ना, कि कार्डिनलिटी ऑफ बी से तो बड़ा होगा, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इससे बड़ा आएगा, क्योंकि 1-1 मैप क्या होता था, यही होगा ना, बी सी ए इंटू ए फैक्टोरियल, ये तो फाइनाइट है तो ये फैक्टोरियल भी डिफाइन है, और बी सी ए क्या होगा, एलिफ नल सी ए, और ये देखेंगे क्वांटिटी क्या होगा, यहाँ पे कोई एक फैक्टोरियल आएगा, फाइनाइट, ये कोई फाइनाइट है तो ये भी क्वांटिटी क्या होगी, अलिफ नल से, तो ये अलिफ नल पे जाने का काम करेगा, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ S1 इस, ये ए भी अलिफ नल से बड़ा है और अलिफ नल से छोटा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इनफाइनाइट सेट हो, ये तो हमको क्लियर हो रहा है एस इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है तो अभी तक हम लोग दो ही चीज जानते हैं, इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी या तो अलिफ नल हो सकती है या तो सी हो सकती है, बट अभी तो सी होगा नहीं क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी S1 से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू अलिफ नल, अगर से अलिफ नल की इक्वल हो गया, और बी तो नेचुरल नंबर, इसकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नल है, तो क्या हम बी से इस पे S1 पे 1-1 मैप ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं, बताइए आप लोग। S1 पे अभी देखो हमने बोला था कि अगर से ऐसा कुछ होता कि कोई भी 1-1 मैप नहीं मिलता है एक सेट से दूसरे सेट पे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसकी कार्डिनलिटी जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है दिस वन, मतलब कोडोमेन से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी, बट अभी हम देख रहे हैं कोडोमेन और डोमेन की कार्डिनलिटी सेम है, और अगर सेम है तो इसका मतलब कम से कम हम लोग एक 1-1 मैप जरूर ड्रॉ कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है ना जो चीज इतना समझा रहे हैं हम, इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं ऑप्शन डी पे, इफ ए इज फाइनाइट देन H2 इज फाइनाइट फॉर एनी बी, किसी भी बी के लिए हम H2 को फाइनाइट कर देंगे अगर ए फाइनाइट हो, तो क्या ये ट्रू है, ट्रू हो सकता है, बताइए आपको। हम बी इक्वल टू क्या ले लेते हैं, नेचुरल नंबर, यही तो था ना, बी इक्वल टू नेचुरल नंबर। अब देखो क्या है, अभी हमने यहाँ पे निकाला था कि जो H2 आया था वो इनफाइनाइट बना था, तो H2 टू फाइनाइट नहीं होगा इस केस में, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने अभी भेज दिया आप लोगों के पास। तो ये बताइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, या कोई लाइन कोई स्टेप। तो हम आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आते हैं कैंटर हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास, देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट सेट, या ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल भी बोलते हैं, बिटवीन एलिफ नॉट एलिफ नल एंड सी। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, एलिफ नल और सी के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर मिलेगा ही नहीं, ठीक है।
इसी को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सेट एस, यहाँ पे बोल दे रहे हैं सेट, इसको समझिएगा, सच दैट नंबर 1 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एफ नेचुरल नंबर 2 एस and 2, and second there does not exist f s2 or set of natural numbers and 2। ये कैंटर है, हाइपोथेसिस है हमारे पास। क्या है कि मतलब यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी सेट ही नहीं मिलेगा कि सच दैट कि उसके ऊपर क्या हो रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है कि जो कि नेचुरल नंबर से एस पे जाए और आन टू हो। और फिर उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन फिर से नहीं मिल रहा है ऐसे जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जा रहा है कि वो क्या हो, आन टू हो। ये काइंटर हाइपोथेसिस है। इसकी बेसिस पे पिछली बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था CSIR में। तो ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो समझ में आ रहा होगा ये स्टेटमेंट, बट ये जो चीज लिखा क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा मतलब मैंने कोई एक सेट ले लिया, कोई भी सेट आपने लिया, तो ऐसा कोई सेट हमको मिलेगा ही नहीं कि आपके पास कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो कि नेचुरल नंबर से एस पे आन टू ना हो। ठीक है, मतलब आन टू हो, फिर ऐसा भी कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है जैसे दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं होंगे कि एस से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जाए और वो आन टू ना हो। आन टू हो मतलब हाँ, हम लोग इसको थोड़ा समझने का काम करते क्या कह रहा है। देखिए अगर कोई फंक्शन नेचुरल नंबर से एस पे नहीं मिल रहा है जो कि आन टू हो, तो इससे हम लोग क्या रिजल्ट निकालेंगे बताइए? अभी हमने पहले बताया था कार्डिनलिटी के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर से कम होगी कि ज़्यादा होगी? क्या होगी बताइए आप लोग? आन टू नहीं होगा तो देखिए रिजल्ट, मैंने दो रिजल्ट, हाँ ज़्यादा होगा ना, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन एलिफ नल, ये चीज़ होगा ना, ऐसा हो रहा है। फिर अगर ऐसा हो रहा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एस से कोई आन टू फंक्शन नहीं बन रहा है, देन ये क्या इंप्लाई करेगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी ये ग्रेटर देन होगी कार्डिनलिटी ऑफ एस होगी, ऐसा होगा ना? सही है कि नहीं बताइए आप लोग? स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग ये इस पे जाएगा और ये वाला इस पे गया है, बताइए आप लोग सही है ना यहाँ तक? अब इन दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन दोनों से हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, कर्नलिटी ऑफ इस एस इज ग्रेटर देन अलिफ नल बट लेस देन कॉन्टिनम नंबर सी और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कर्नलिटी की इक्वल, यही चीज ना। बट कैंटर हाइपोथेसिस ने हमको क्या बोला है, इन दोनों नंबर के बीच में कोई भी दूसरा ट्रांसफाइनाइट नंबर या ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा कोई भी सेट हमको एस मिलेगा ही नहीं जो कि दोनों स्टेटमेंट को एक साथ ट्रू कर रहा हो। एक को ट्रू कर सकता है चाहे इसको चाहे इसको, बट दोनों को एक साथ ट्रू करने वाला सेट नहीं मिलेगा हमको, यही हमसे ये कह रहा है। इसको एज अ क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। ठीक है, ये बताइए समझ में आया कि नहीं? जो भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग पूछिए, शांत मत रहिए। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं 1 और 2 जो हमने लिखा है? हाँ रीमा जी, ये आ गया ना? अब 1 और 2 से हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ एस इज ग्रेटर देन अलिफ नल बट लेस देन सी, इतना तुम बोल सकते हैं ना। और कांटर हाइपोथेसिस हमको क्या बोलता है,
हमको ये बोलता है बिटवीन अलिफ नल एंड सी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एस, ऐसा कोई सेट एस मिलेगा ही नहीं जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा हो, जिसकी कार्डिनलिटी। बिकॉज अगर हम ऐसे कहें अलिफ नल के बाद उससे बड़ा नंबर पे हम लोग जाते हैं तो हमारे पास वो क्या है, सी ही है। इन दोनों के बीच में और कोई दूसरा नंबर नहीं है ट्रांसफाइनाइट। बट यहाँ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो ये स्टेटमेंट था, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई ऐसा सेट मिल रहा है जो कि दोनों स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज आएगा जो कि हमारा इनकरेक्ट है। इसलिए ऐसा कोई सेट एस मिलेगा ही नहीं। तो बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है या नहीं? हम्म, ठीक है, आगे ना, आगे बढ़े हम। अब आगे हम लोग चलते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट को कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा सा जरूरी पॉइंट्स थे क्योंकि हमें लगता था कि आप लोगों को देना है। ठीक है, तो हम कल कहाँ पे थे? सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने काउंटेबल दिखा दिया था ना। देखो एक और मैप हम लोग ले सकते हैं नेचुरल नंबर से जेड पे, जो कि 1 1 और ऑन टू हो। देखो इस एफ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू इफ एन इज इवन, और माइनस साइन के साथ एन माइनस वन बाई टू इफ एन इज ऑड। अभी बताइए ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं? आप लोग क्या इमेजिन हो रहा है कि हम इससे पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स जनरेट कर सकते हैं? चलिए ठीक है, आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग? रीमा, सुदीप और श्रेया, आप लोग बताइए। ये 1 1 ऑन टू आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? ये मैप, ये सब स्पेशल मैप्स हैं, इन सबको आप लोग याद करके रखिए। हाँ, क्या कह रहे हैं श्रेया? बोल दीजिए कि अच्छा ये दिख नहीं रहा है। देखो जब एन इवन होगा तो नेचुरल नंबर्स इवन कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे इवन नंबर्स होंगे। तो जब इनको हम मैप कराएंगे वो कहाँ पे जाएगा, वो इस पे जाएगा। और ये हमको क्या देंगे बताओ, ये हमको देखो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ऐसे सो ऑन बनता चला जाएगा। ये तो जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक हो गया ना, जेड प्लस, या जेड प्लस आपके पास बन जाएगा। आइसोमॉर्फिक नहीं, सिमिलर होगा, सॉरी। ये जेड प्लस हमारे पास बन गया। और जब हम इस पे जाते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे हमारे पास, देखते हैं। तो ऐसे होंगे ना 1 3 5 7 9, ऐसे सो ऑन। अब देखो इनमें से जो भी एंट्री लेंगे, जैसे 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो कहाँ पे जाएगा, देखो 1 में से 1 निकलेगा, 0 आएगा, और 0 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 ही बनेगा। 0 पहले बन गया, फिर कहाँ पे जाएगा, 3 लेंगे तो 3 में से 1 निकला, 2 आया, 2 है, और 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आएगा। बट आगे माइनस साइन है तो -1 बन जाएगा। इसी तरीके से 5 लेंगे तो -2 बनेगा, 7 लेंगे तो -3 बनेगा,
9 लेंगे तो -4 बनेगा। ये चीज समझ में आ रहा कि नहीं, बताइए आप लोग। जो मैंने ये इमेज सेट बनाया है, एन को इवन लूंगा तो ये इमेज सेट बनेगा, एन को आड लूंगा तो ये वाला इमेज सेट बनेगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं कि इमेज सेट बनेगा या नहीं बनेगा। इमेज सेट तो ये समझ में आ गया होगा ना कि ये बनेगा। अब देखोगे अगर कंप्लीट आप लेंगे तो जेड ही बन जाएगा कि नहीं, बताइए आप। अब देखिए जब एन इवन हो रहा है तो ये जा रहा है इस पे मैप कर रहा है, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब एन ऑड हो रहा है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बन रहा है, या ऐसे में को निगेटिव इंटीजर्स यूनियन विद सिंगलटन जीरो, इस पे मैप हो रहा है ना। अब आप बताइए दो एलिमेंट की इमेज कब सेम हो सकती है, जब वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे तभी तो होगा ना। अगर पहली चीज तो इवन ऑड से हमारे पास अलग होगा कि अगर इवन हो गया वो पॉजिटिव पे मैप करेगा, ऑड हुआ तो वो निगेटिव पे मैप करेगा। इतना तो आप लोग को क्लियर ही हो रहा होगा, या फिर जीरो पे, इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना। अब हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए क्या करना होगा, अब दो इवन को लेके हमको देखना होगा। लेट n1 n2 दो इवन नंबर होगा, देन n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन 2। देखो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर हम ऐसा लेते हैं कि f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, n1 इज इक्वल टू n2। इसको मैं नॉर्मली दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको एक बार खुद से कर सकें। तो यहाँ से क्या आ गया कि हमारे पास जो मैप है ये 1 1 हो गया जब n को हम लोग इवन लेते हैं। बट अगर से n ऑड हो तब क्या होगा, वही चीज फिर से करते हैं, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। इवन के लिए हम लोग ऐसे ही प्रूफ करते हैं ना, सॉरी 1 1 फंक्शन के लिए ऐसे ही प्रूफ करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस n1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल। अब आप देखोगे ये n1 माइनस 1 है, ये n2 माइनस 1 है, तीन से हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, n1 इज इक्वल टू n2। बताइए आप लोग, हो सकता है ना। तो अब आपको यहां से क्या निकला कि हमारे पास जो मैप है f f11 है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, f इज 11। आंटू के लिए भी तो हमने आपको देखना ही सिखा दिया। अब बाकी मुझको कोई भी एक नंबर दीजिए, मैं उसके लिए आराम से नंबर दे दूंगा, जो कि हमारा क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। आंटू के लिए देखिए हम कैसे जाएंगे। आंटू आंटू के लिए ऐसे हम लोग जाते हैं, लेट n बिलोंग टू z प्लस। अगर सेंट z प्लस में बिलोंग करेगा देन क्या होगा, देन वी हैव 2n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ 2n इज इक्वल टू कितना आएगा, हमारे पास n आ जाएगा। सही है कि नहीं, बताइए आप लोग, सही है ना, बताइए आप लोग। देखिए इमेज निकालिए इसकी, बिकॉज 2n जो है इवन है, उसकी इमेज जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कि 2n/2 होगा। यही तो हमारे पास था ना, इवन इसी पे मैप कर रहा था, और ये कहाँ पे जाएगा, n पे चला जाएगा। और अगर n अगर बिलोंग करता है इसमें z निगेटिव यूनियन सिंगलटन जीरो, देन हमारे पास क्या होगा, 2n प्लस 1। इसको माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, ऑड नंबर।
ए भी नेचुरल नंबर होगा। अब इसकी इमेज देखो कहाँ पे जाएगा, 2n+1 की इमेज कहाँ पे जाएगा, तो माइनस साइन लगा देते हैं हम लोग, इसके आगे माइनस लगा देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। 2n+1 -1/2। देखो ये 2 से -1 +1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कहाँ पे जा रहा है, -n पे जा रहा है, -n पे जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ये गिवन मैप है ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है हमारे पास, काउंटेबल है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछे भाई, नहीं है ना। चलिए हम लोग आते हैं क्यू प्लस पे। क्यू प्लस इज काउंटेबल, इसको भी हमको प्रूफ करना होगा। देखो यहाँ पे हम लोग मैप कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू प्लस इज काउंटेबल। तो देखो क्यू के एलिमेंट्स को हम लोग कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 1/1 कामा 1/2 1/3 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे ना। देखो ये क्या हो गया कि 1 से रिलेटेड जितने रेशनल नंबर बन सकते थे उन सबको मैंने इस साइड में लिख दिया क्यू प्लस के। यहाँ पे सही है ना। अब किसी के मन में ये तो डाउट नहीं कि 1 से रिलेटेड हम और भी रेशनल नंबर बना सकते हैं जिसको कि हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप जो भी बनाओगे अगर 1 से रिलेटेड 1 अपान में आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो ऐसे में रख दिया एक लाइन में, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, सही है ना। अब दूसरे के लिए मैं ऐसे करता हूँ 2/1 2/2 2/3 2/4 एंड 2/5, ऐसे सो ऑन, ये भी चलता चला जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 3 के लिए, 3/1 3/2 3/3 3/4 एंड ऐसे सो ऑन, ये भी चलता चला जाएगा। और ऐसे ही हम लोग इधर चलते चले आएंगे ना, यहाँ तक इनफ है ना, ऐसे मैं दिखा दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमको मूव ऑन करना है। ये कैंटस प्रोसेस होता है, इसको कैंटर डायगोनल प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बताते कैसे होगा भी। देखो सबसे पहले क्या करो, इन एंट्रीज को जोड़ो। जैसे 1+1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ये इवन है ना, इवन होने का मतलब ऊपर की साइड हमको जाना है। ठीक है, ऊपर तो इसकी कुछ दिया नहीं है, मतलब सामने जाना है, ऐसे जाएंगे हम लोग। फिर अब इसको जोड़ते हैं, 1+2 कितना है, 3 है। 3 एक ऑड नंबर है, ऑड होने पर हमको क्या करना है, नीचे की साइड जाना है। ये नीचे की साइड मतलब इस पे आएंगे हम लोग, इस पे आ जाएंगे। ठीक, फिर इसको जोड़ते हैं, 2+1 कितना होगा, 3। ये फिर से ऑड है तो बताओ कहाँ पे जाएंगे हम लोग, अब बताओ आप लोग किस पे मैप कराएंगे इसके बाद। बोलिए कोई, सुन नहीं रहे हो क्या आप लोग, हेलो, हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा, हाँ, अच्छा अच्छा। तो जैसे हमने ये बोला 1/1 था, ये गया 1/2 पे, उसके बाद 1/2 गया 2/1 पे, फिर 2/1 जो है अभी किस पे जाएगा, 3/1 पे ना। कैसे जा रहा है, क्योंकि ये देखो 2+1 ऑड हो रहा है, ऑड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होना है, नीचे जाना है ना। ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक, अभी बताओ 3+1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है ना।
और अगर 4 हो गया मतलब इवन नंबर्स है। अगर इवन है तो कहाँ जाना चाहिए अब इसको? साइड में नहीं, अपवार्ड जाएगा। अगर पहले अपवार्ड जाता, अगर अपवार्ड में डायरेक्शन ना रहे, जगह ना रहे, देन साइड जाता है। इसके अपवार्ड में बताओ कौन सा नंबर, ये है ना 2/2, आया समझ में? अब देखो 2/2 ये कहाँ पे जाएगा? सुदीप जी ऑफ कर लीजिए माइक। 1/3 पे, और 1/3 कहाँ पे जाएगा? हाँ, 1/4 कहाँ पे जाएगा? ये ऊपर जाएगा। पहले तो ये देखो ऑड है कि इवन? इवन है तो कहाँ जाएगा बताइए आप, ऊपर जाएगा या नीचे? अच्छा ये बताओ 1+4 आप लोग इवन बोल दिया और मैं मान भी गया, ये इवन नंबर है। हम अपना कोई दिमाग नहीं लगाएं और आप लोग भी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ये इवन नंबर है, हमको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। ये ऑड है ना? हम्म। ये कहाँ जाएगा बताइए आप लोग? नीचे जाएगा ना, यहाँ आएगा। अब इसी तरीके से फिर ये वाला कहाँ पे जाएगा? ये भी नीचे जाएगा, ऑड है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे अगर से आप लोग अनक्लियर करेंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाता है। अब ये बताइए ये कैसा नंबर है? ये भी ऑड है, ये भी नीचे जाएगा। नीचे नंबर इसके कुछ ना कुछ तो होंगे ना। तो चलिए हम लोग मान रहे इधर हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं 4/1 पे, जो कि क्या है फिर से ये ऑड है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके हमारा फिर उसके बाद वो नंबर आगे नीचे शिफ्ट होता है, मतलब जैसे नंबर यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होता रहता है, या तो ऊपर या तो नीचे, बस हम लोग ऐसे जोड़ जोड़ के शिफ्ट करते जाएंगे। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि ऐसे हम लोग पूरे के पूरे रेशनल नंबर को बना सकते हैं कि नहीं? ऐसे मैप करा करा के जा सकते हैं हम लोग ना। फिर एक प्रोसेस आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे एक प्रोसेस हो गया, फिर नीचे आएंगे। आ रहा है ना सबको समझ में? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको डाउट हो थोड़ा सा भी कि सर हम कैसे जा रहे हैं? खुशी जी आपको समझ में आ रहा है? और रीमा, श्रेया, सुदीप, सब समझ में आ रहा है ना? अगर हम इसके एलिमेंट्स को नंबरिंग सीक्वेंस वाइज लिखें तो A1 हमारे पास कहाँ पे जाएगा? 1/1 पे। A2 कहाँ पे जाएगा? 1/2 पे। A3 कहाँ पे जाएगा? 2/1 पे। A4 कहाँ पे जाएगा हमारे पास? 3/1 पे। उसके बाद A5 हमारा कहाँ पे जाएगा? 2/2 पे। और ऐसे सवाल हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं बताइए आप लोग? लिख सकते हैं ना बाकी रेशनल नंबर्स को जो कि पॉजिटिव है। इस तरीके से क्यों प्लस के जो एलिमेंट हैं उनको एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं हम लोग? A1, A2, A3, A4, ऐसे सो ऑन। बताइए आप लोग लिख ले रहे हैं ना? कि हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्यों प्लस काउंटेबल हुआ कि नहीं? बताइए आप लोग। कल देखो मैंने लिखाया था एक नोट, अगर किसी भी सेट को हम सीक्वेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं देन उसको हम लोग काउंटेबल बोलेंगे। ये काउंटेबल हो गया ना? सबको समझ में आ रहा है? अब इसी से एज अ रिजल्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्यू माइनस सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर इज काउंटेबल। ये भी काउंटेबल हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जी बोलिए।
क्या हुआ, किसी को कोई डाउट है? ये भी काउंटेबल हो गया और सिंगलटन जीरो है तो काउंटेबल है ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू निगेटिव यूनियन सिंगलटन जीरो यूनियन क्यू प्लस इज काउंटेबल। कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग। अब देखो इसी के बेसिस पे मैं एक और रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, n क्रॉस n इज काउंटेबल। इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, पहले n क्रॉस n के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे ये तुमको पता रहना चाहिए। इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, ओपन a कॉमा b टाइप का, सच दैट a बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर है, ओपन नहीं है, b बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये सही है ना, ये सही है। तो देखो n क्रॉस n के एलिमेंट्स को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, 1,1 टाइप का, 1,2, 1,3, मतलब 1 से रिलेटेड जितने पेयर बन सकते बना लेते हैं, 1,4, 1,5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी आते हैं, फिर क्या होगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे बनता चला जाएगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग इधर आते हैं, इसमें भी हम लोग वही कैंटेड डायगोनल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हम लोग जाएंगे, पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1,1 से। ये बताइए कहाँ पे जाएगा आप लोग, पहले जोड़ते 1 1 2 आया, 2 जो कि इवन है, इवन है तो कहाँ पे जाना चाहिए, ऊपर, ऊपर तो कोई नंबर दिया नहीं है इसलिए ये कहाँ जाएगा, बगल में जाएगा। और ये वाला कहाँ पे जाएगा, 1,2, बोलिए 2,1 पे, और 2,1 कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से। 1,3 तो यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, सोचिए, देखिए 2,1 ये ऑड नंबर है, ऑड है तो नीचे जाना चाहिए, 3,1, जिससे हम लोग सीक्वेंस डिफाइंड कर पाए अच्छे से कि हाँ इसके बाद ये, जैसे यहाँ पे ही था तो आप कहते हैं कि आप कोई भी नंबर मुझे दीजिए तो हमारे पास जरूर एक an मिलेगा जो कि उस नंबर पे जा रहा होगा और हम लोग उसको एग्जैक्टली बता पाएंगे, इसलिए वो काउंटेबल है, काउंटिंग प्रोसेस के अंदर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो काउंटेबल हम लोग बोल रहे हैं। अभी जैसे अगर हम लोग ऐसे चले गए 1,3 पे तो वहाँ पे रॉन्ग होगा हमसे, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप प्रॉपर नहीं मिलेगा कि क्यों हम कैसे यहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गए। अब ये कहाँ पे जाएगा, 2,2 पे, फिर 2,2 इस पे आएगा, फिर 1,3 तो ये इवन है तो ये इस पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये जो है इधर कहीं जाता, फिर ये जो नंबर रहता है इधर नीचे आता, फिर ऐसे हमारा प्रोसेस कंटिन्यू करता चला जाता, और ऐसे करके इन सबको आपस में फिर से लेते चले जाते हैं। तो बताइए इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको, काफी इजी लग रहा होगा और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्या कि जो n क्रॉस n है इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि मतलब जो इसके एलिमेंट्स हैं a1 a2 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबल हो गया कि नहीं, बताइए आप लोग, काउंटेबल हो गया। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हर के लिए तो होगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
if a and b are countable sets, then a cross b is countable। तो देखो ये आप चाहे बीएससी में लिखो फिर या कहीं पे भी आप सब्जेक्टिव में लिखे, अगर ऐसे आप लिखते हो तो आपका नंबर करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो ए एंड बी काउंटेबल हो तो ए क्रॉस बी भी काउंटेबल होगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो अगर से ए एंड बी फाइनाइट हो गया तो ए क्रॉस बी ये भी फाइनाइट होगा। केसेज आप लोग लिखिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ, समझ लीजिए। तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा और फाइनाइट टू काउंटेबल होता है। तो अगर हम ये करते हैं कि दोनों के दोनों इनफाइनाइट हैं, इफ ए एंड बी आर इनफाइनाइट, देन क्या होगा, हम ए क्रॉस बी को कैसे लिख पाएंगे, इसके एलिमेंट्स को कुछ ऐसे लिख पाएंगे ना, A1 कॉमा A2, या ऐसे रुकते हैं A1 कॉमा B1 ऐसा, A1 कॉमा B1, ये समझ में आ रहा है ना। A1 जो होगा A में बिलोंग करेगा और B1 B में, फिर A1 कॉमा B2 टाइप का, A1 कॉमा B3 एंड A1 कॉमा B4, और ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। फिर क्या होगा, A2 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, फिर A2 कॉमा B3, A2 कॉमा B4, ऐसे सो ऑन। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, A3 कॉमा B1, A3 कॉमा B2, A3 कॉमा B3 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे। तो मैं जल्दी से मैप करा देता हूँ इसको, ये कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा, ये हमारा इस पे आएगा, ये हमारा इस पे आएगा, फिर इवन हो गया तो इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे, फिर इस पे, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा होगा, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इस सीक्वेंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए आप लोग। तो मैं मानू ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ए क्रॉस बी इज आल्सो काउंटेबल। सभी को आ रहा है ना, ठीक है। श्रेया और सुदीप आ गया ना। ऐसे हम लोग चाहेंगे ना तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे A1 A B1 C1 टाइप के, ऐसे बनेंगे। देन इसके अकॉर्डिंग हमको जाना होगा। ये देखो ऑड है तो यहाँ शुरुआत नीचे से होगी, फिर इवन देखेंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग गए आप लोगों से। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम पे, और कोशिश ये है कि 2 क्लास में काउंटेबल अनकाउंटेबल फिनिश हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे आते हैं हम लोग। पहला क्या है हमारे पास, सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट्स काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब कोई भी काउंटेबल सेट हो तो जो उसका सबसेट होगा वो काउंटेबल होगा। ये तो शायद सबको समझ में आ रहा होगा। सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। थर्ड हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट
इज काउंटेबल। उसके बाद क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट सेट्स इज काउंटेबल। इसमें ये बताइए पहले तो कौन सा थ्योरम ऐसा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि प्रूफ करने से पहले हम लोग थ्योरम को समझना चाहिए हमको कि क्या चीजें हैं, क्या बोल रहा है वो। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फिर उसके बाद हमारे पास 6 क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी, सॉरी ये है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, तो ये 6 थ्योरम्स आप लोग पढ़िए और इसमें बताइए कि कौन सा थ्योरम ऐसा है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी बताइए कि क्या हमको प्रूफ करने की जरूरत है इन सबको, या आप लोग घर से बुक से भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम प्रूफ करेंगे जिससे कि कोई डाउट हो तो आप लोग को समझ में आ जाए। बस हम ये चाहते हैं यहाँ से आप लोग को एक तरीका मिले कि कैसे हमको सोचना है। बाकी किताबों में भी लिखा है, वहां से भी पढ़ सकते हो आप लोग। तो बताइए 6 थ्योरम समझ में आ रहे हैं या कोई डाउट किसी भी थ्योरम पे? ठीक है, अगर ये आपको आ रहे हैं तो इसके बाद क्वेश्चंस भी लग जाएंगे आपसे। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने पढ़ा क्या है, एक जनरली मैपिंग देखें तो सेट्स हमने पढ़ा। सेट्स को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमने क्या बोला, काउंटेबल सेट, एक अनकाउंटेबल सेट। ये तो हमने किया है ना। अब देखो काउंटेबल सेट्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक क्या है, काउंटेबली फाइनाइट, एक क्या हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट। देखो अब आपकी जिम्मेदारी आपको सोचना कैसे है। जैसे कोई मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं बोलता हूं लेट ए बी अ सेट। अब आपको क्या सोचना चाहिए, ये जो सेट है वो कैसा सेट है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। देन हमारा आपका क्वेश्चन होना चाहिए हमसे कि सर जो आपने ए सेट बोला है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर मैंने बोला अनकाउंटेबल, देन आप कहोगे मैं ऐसे बहुत सारे सेट्स को जानता हूँ, जैसे रियल नंबर्स है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर मैंने ये बोला वो काउंटेबल सेट है, देन आपके माइंड में फिर क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर जो आपने काउंटेबल सेट बोला है वो क्या है, काउंटेबली फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट आंसर आएगा, चलो वो फाइनाइट ले लो। देन आपके पास फाइनाइट सेट्स का कलेक्शन है, आप लोग उसमें से सोच सकते हो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, या फिर मतलब इसके अलावा भी कोई भी सेट आप लोग सोच सकते हो। काउंटेबली इनफाइनाइट बोला, देन आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, एन क्रॉस एन ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लीजिए, रेशनल नंबर्स ले लीजिए। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आपको सोचना कैसे है। कोई आपसे पूछ रहा है तो पूछना क्या है, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए क्वेश्चन की। और जो बोलते हैं, जैसे ज़्यादातर दिक्कत क्या होता है लोगों का जो जेआरएफ की तैयारी करते हैं, पार्ट सी, ये रॉन्ग होता है। पार्ट सी, पार्ट सी का मतलब रॉन्ग होने का मतलब यही होता है
कि वो क्लियरिटी के साथ सोच नहीं पाए हैं क्वेश्चंस पे, ऑप्शंस पे। तो आप जितना अपनी रेगुलर हैबिट को अच्छा बनाओगे, मतलब रेगुलर जितने अच्छे सोच रहे हो कि एक एक पॉइंट को आप डिस्कार्ड करो, एक एक वर्डिंग को सोचो, उतने अच्छे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे और इनकरेक्ट होने के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, और वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है सब चीज़ें। ये बताइए, सब के सब थ्योरम्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? तो चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देने का काम करता हूँ। पहले मैं फर्स्ट को प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, पर फर्स्ट की हेल्प से हम क्या एक दो थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी मान लीजिए सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये होते ही हैं। अगर कोई काउंटेबल सेट है तो उसका सबसेट जो है वो काउंटेबल होता है। ये मैं मान रहा हूँ, ये आपके पास पता हो, तो आप बी को कैसे प्रूफ करोगे? सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल सॉरी, इसको कैसे प्रूफ करोगे? पहले का लॉजिक लगा के बता सकते हो कोई? हम्म, एकदम सही। बट हम तो यहाँ सबसेट्स के थ्रू कहना चाह रहे हैं ना, मतलब थिंकिंग करो, सोचो कैसे बोल सकते हैं। देखो ऐसा हम लोग कहते हैं, ए कोई अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है, और बी इसका क्या सुपर सेट है, दैट्स मीन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हम लोग अपोजिट मानते हैं कि क्या काउंटेबल है, ये मान लेते हैं कि चलो बी काउंटेबल होगा। जो इसने लिखा वो गलत लिखा है कि सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। हम कहते हैं ये गलत बोल रहा है, ऐसा होता ही नहीं है, हम तो बी को काउंटेबल मानेंगे। अगर अगर हमने बी को काउंटेबल मान लिया, तो अब हमारे पास क्या होगा, ए तो बी का सबसेट है, ए भी इंप्लाई करेगा कि ए भी काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही कंट्राडिक्शन हो गया। क्योंकि शुरुआत में ये तो हमने अनकाउंटेबल माना था ना, और बी को काउंटेबल इसलिए माना कि चलो हम लोग मानते हैं जबरदस्ती, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि बी काउंटेबल होगा, अदरवाइज ए भी काउंटेबल ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा कोई सेट नहीं मिलेगा कि जो कि अनकाउंटेबल हो उसका सुपर सेट काउंटेबल बन जाए। इस तरीके से हम लोग जनरल थिंकिंग लगाएंगे टू के लिए। सही है कि नहीं बताइए आप लोग? जी ये सोच रहे हैं, बोलिए। अगर मतलब जो हम सोच रहे हैं वो सही या गलत आप कुछ बोल पा रहे हैं, या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको और एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, या हमको ये लगेगा कि हमने जो हिंट दिया वो आप पकड़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। इसलिए बोलिए जरूर भाई आप लोग। सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, ये सही है ना? ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन के लिए भी जाएंगे हम लोग। अगर हम लोग ये मानते हैं ए और बी दो कोई सॉरी काउंटेबल सेट्स हैं, ए और बी अगर कोई दो काउंटेबल सेट हो, देन ए क्या होता है, ए सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। अगर ये काउंटेबल है तो इसका सबसेट भी काउंटेबल होना चाहिए। तो इसकी बेसिस पे हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी काउंटेबल होगा। और थ्री की तरीके सिमिलर फोर है, थ्योरम फोर, तो ये भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। बट हमारे पास दिक्कत क्या है, अभी फर्स्ट को प्रूफ करना होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोगों ने चार थ्योरम को प्रूफ कर लिया है। तीन मतलब प्रूफ किया है, ये टू थ्री फोर, तो फर्स्ट प्रूफ करना होगा। तो बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है कि फर्स्ट का यूज कैसे हम लोग टू थ्री और फोर में करेंगे? ये समझ में आ रहा है ना? तो हम चलते वन को प्रूफ करते हैं। श्रेया जी समझ में आ रहा है आपको? अच्छा सो तो नहीं रही है ना? ठीक है, तो अब हम लोग देखो फर्स्ट को प्रूव करते हैं। लेट करते हैं, लेट ए बी एनी काउंटेबल सेट। ए क्या कोई काउंटेबल सेट हो गया, एंड लेट करते हैं, लेट बी इज सबसेट ऑफ ए।
इफ बी इज फाइनाइट, अगर बी क्या हो जाए, फाइनाइट, बी फाइनाइट हो जाए तो काउंटेबल अपने आप होगा, तो नथिंग टू प्रूव, हमको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? सुदीप, कहाँ है भाई सुदीप? सुदीप जी, तो क्या हो गया, हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं, जैसे एक हमने फाइनाइट माना था काउंटेबल के केस में, तो बी भी फाइनाइट होगा, कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब हम लोग अब जाते हैं, लेट करते हैं, ए इज काउंटेबली, हाँ एज अ रिजल्ट यूज करते हैं, बट उन रिजल्ट्स का भी तो प्रूफ हमको पता होना चाहिए ना, नॉर्मली थिंकिंग होना चाहिए। ये रिजल्ट्स भी है, थ्योरम भी बोल सकते हैं हम लोग, तो जो जरूरत होगा वो हम प्रूफ भी देंगे, तो जो एज अ रिजल्ट लिखना होगा उसको रिजल्ट भी लिखेंगे। बट आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो लेट करते हैं, लेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, अगर से काउंटेबली इनफाइनाइट हो एंड बी सबसेट ऑफ ए, सिंस देखो ए तो काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसका मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सीक्वेंस के फॉर्म में A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब देखो बी क्या है, बी तो इसका सबसेट है, इसका मतलब जो बी बनेगा वो ए के एलिमेंट से मिलके बनेगा, सही है कि नहीं? बताइए आप लोग, यही होगा ना? अब बी जो है इनफाइनाइट सबसेट है, ये हमको पता रहना चाहिए, ठीक है? रिलेट करते हैं। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, जो हम बोल रहे हैं बी जो है ए के एलिमेंट से मिलके बनेगा। लेट n1 बी स्मॉलेस्ट, बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर, बट आप लोग अच्छे से लिखिएगा, सच दैट a n1 बिलोंग टू बी। नाउ अब क्या होगा, n2 बी द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, such that a n2 बिलोंग टू बी। इसका मतलब क्या होगा, बी के मेंबर्स को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, a n1 a n2 a n3 एंड सो ऑन। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए भाई आप लोग, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है ना? तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं, ए टू बी, सॉरी नेचुरल नंबर टू बी। वो कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ के गोइंग टू ए एन के। अभी बताइए ये जो मैप है इज 1 1 एंड ऑन 2, इसको एज अ होमवर्क दे तो क्या आप लोग घर से सोच सकते हो ना कि मैप जो है 1 1 और ऑन 2 है? बताइए, रीमा जी तो गई। तो बताइए आप लोग, सुदीप भी गए, श्रेया और खुशी, हाँ ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, है ना सुदीप?
ये 1 1 and 2 है ना, इसको आप लोग घर से कर सकते हो ना। तो अब देखो क्या हुआ, नेचुरल नंबर टू बी। सुदीप जी माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ सुदीप जी माइक ऑफ कर लीजिए। तो देखो, तो जो ये मैप बनाई हमारे पास क्या 1 1 एंड आन 2 हो गया, ठीक है। 1 1 एंड आन 2 हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो रहा है, बी जो है इनूमरेबल सेट हो गया, दैट्स मीन इट इज अ काउंटेबल सेट, सो बी इज काउंटेबल सेट। इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज काउंटेबल implies that B is countable। कोई डाउट्स हो तो बोलिए आप लोग भाई, ठीक है। तो B क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। और इसके रिजल्ट्स पे हम लोगों ने 3 थ्योरम्स को प्रूव किया, 2 3 एंड 4, ठीक। और एक चीज यहां से और आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हमने एक रिजल्ट बोला था या स्टेटमेंट बोला था कि अगर किसी भी सेट को आप सीक्वेंस के फॉर्म में लिख दोगे तो क्या होता है, काउंटेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप इजीली बस एक फंक्शन लोगे नेचुरल नंबर से उस सेट पे, मान लो उस सेट को मैं एस लेता हूँ जो कि कैसा जा रहा हो, A1 A2 A3 टाइप का, ऐसे कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एन को हम मैप करा देंगे AN पे, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर से एस पे 1 1 ऑन टू मैप मिल गया, और इस तरीके से एस क्या हो गया, डी न्यूमरेबल सेट हो गया और काउंटेबल, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें। हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल सेट्स हो जाता है, ठीक। तो ये 2 रिजल्ट्स आपको छोड़ रहे हैं, ये आप लोग घर से प्रूफ कीजिएगा, और ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, सिमिलर ही है। कल हम कुछ और रिजल्ट्स को देखेंगे, देन काउंटेबल का लगभग फिनिश हो जाएगा चैप्टर। ये देखो, इसको कैसे हम लोग करेंगे, जैसे ए यूनियन बी करेंगे, तो अगर हम मानते हैं क्योंकि सबसे बड़ा सेट जो बन सकता है जब ए और बी डिसजॉइंट हो, इसके एलिमेंट्स को हम कैसे लिख लेंगे, Z1 Z2 ऐसे सो ऑन टाइप का। और Z1 कैसा होगा, Z1 हमारे पास होगा एक्साइज टाइप का, ठीक है। ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया X1 X2 एंड सो ऑन Xn, ऐसे सो ऑन जाएगा। एंड बी क्या आएगा हमारे पास, Y1 Y2 सो ऑन, ऐसे आप जाएगा हमारे पास। देन अगर हम लोग इस पे जाएंगे, ए यूनियन बी पे जाएंगे, उसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे हम लोग, Z1 Z2 ऐसे सो ऑन, जहाँ पे Z2n-1 ये जाएगा Xn पे, मतलब ऑड होने पे, और Z2n अगर से Z2n इवन होगा तो Yn पे जाएगा। तो देखो ये भी एक सीक्वेंस के फॉर्म में हो गया ना, ठीक है। Z1 Z2 करके ऐसे पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो काउंटेबल यूनियन, सॉरी यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ऐसा करके हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। और सिमिलर वे से इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अभी हम इतना ही रहने दें या और पढ़ना हो तो बताइए आप तो। एक होमवर्क देते हैं, अभी हम PDF ग्रुप में भेज देंगे, होमवर्क दे देना 1 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इज अनकाउंटेबल सेट and B is countable,
देन प्रूव a माइनस बी इज काउंटेबल। ठीक है, सॉरी अनकाउंटेबल। तो आपको ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा हम बना रहे हैं सेट S इज इक्वल टू collection of all functions a to b such that a is equal to natural number and b is equal to 2. Then S is countable S is uncountable। ये हो गया हमारे पास। तो क्या होगा S आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा थर्ड क्यू क्रॉस क्यू इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जो क्वेश्चन अभी हमने ग्रुप में भेजा था और यहाँ पे हमने समझाया था, उस क्वेश्चन को आप लोग को फिर से करके लाना है। राइट, क्वेश्चन ऑफ ग्रुप। क्वेश्चन गिवन इन ग्रुप। और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के भी हैं, बताइए इसके बारे में बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्यू ऑफ एक्स इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये एक है। एक हमारे पास क्वेश्चन है और 6 S इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। And either x belongs to q or y belong to q। या तो x q में बिलोंग कर रहा है या तो y बिलोंग कर रहा है q में। देन हमारे पास ऑप्शन एक है S इज नॉन इम्पीटिव फाइनाइट सेट। S इज काउंटेबल सेट। ये हमारे पास क्या है, S इज अनकाउंटेबल सेट। एंड ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, S इज इम्पीटिव। कितने क्वेश्चंस आप लोगों को बना के लाने हैं, सॉल्व करने हैं, बताइएगा। हो सके तो ग्रुप में इनके सॉल्यूशन भी, नहीं ग्रुप में नहीं, हमारे पास पर्सनली आप लोग भेजिएगा अगर आप लोग सॉल्यूशन अच्छा बना पाते हो तो। इसलिए जिससे हम ये देखें कि आप लोगों में कमियां कहाँ पे हो रही है, कि अगर आप लोग इसको प्रूफ करना चाह रहे हो। ठीक है, इतने पे ही रहने देते हैं आज। तो किसी को कोई डाउट है अब तक का?